बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की तस्वीर को, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसको बड़ा करके देखने के लिए इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल करे। कहते हैं ऐसी माइक्रोस्कोप जो तस्वीर को बड़ा करके दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पीछे हमने डिस्कस की थी लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करे। तो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू ऑब्जेक्ट। कहता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है वो ऑब्जेक्ट से गुज़रती है जिसको हमने बड़ा करके देखना होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? मैग्नेटिक लेंस। अच्छा बच्चों, पीछे हमने डिस्कस किया था ग्लास लेंस, यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है मैग्नेटिक लेंस। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे पास ग्लास लेंस होता है वो सिंपल एक ग्लास की फॉर्म में लेंस होता है। वो कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, वो कनकेव लेंस भी हो सकता है। जो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है तो इसको जो है वो फैला देते हैं। यहाँ से लेंस से गुजरी और इसका रास्ता तब्दील हो गया, यहाँ से लाइट लेंस से गुजरी और इसका रास्ता तब्दील हो गया। अगर तो सिंपल एक ग्लास की फॉर्म में लेंस है तो वो उसको हम कहते हैं ग्लास लेंस। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस होता है वो होता है मैग्नेटिक लेंस। मैग्नेटिक लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसके इर्द गिर्द एक एक जो है वो तार को कॉइल किया होता है, और जब भी जो है करंट इस वायर से गुजरेगा तो इस जो हमारे पास मैग्नेटिक लेंस है इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्योंकि इस लेंस के इर्द गिर्द इस वायर्स की वजह से, जिसको हमने कॉइल किया हुआ है, इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस इस्तेमाल होता है उसके इर्द गिर्द एक वायर को कॉइल किया होता है। जब उससे करंट गुजरता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए इस्तेमाल होता है। कहता है मैग्नेटिक लेंस फोकसेस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन स्क्रीन। अगर तो हम लाइव देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन के ऊपर, और फोटोग्राफिक फ़िल्म अगर उसको फ़िल्म की फॉर्म में, जिस तरह हम देखते हैं आजकल एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, तो उसकी एक फ़िल्म दी जाती है, एक कॉपी दी जाती है। अगर उसकी फॉर्म में हम उसको देख रहे हैं तो वो है फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर इसको फोकस करते हैं। एंड मेक मच इन लार्ज इमेज। जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसकी इमेज को बहुत बड़ा करके हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाती है। देखें बच्चों, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है। ये इलेक्ट्रॉन को इमिट दो तरीके से करती है, या तो फिर इस को हम हीट करें, अगर हीट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या फिर इसको इसमें से करंट गुजारा जाए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इस तरफ और इस तरफ मैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं, और इनके इर्द गिर्द जो है वायर कॉइल की होती है। जब इससे करंट गुजरता तो इस एरिए में, यहाँ से लेके इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन गन से निकल के इस एरिया में आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम को एक पॉइंट की तरफ मोड़ देती है। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सुराग, जिसको हम अपर्चर कहते हैं, यहाँ से गुज़रते हैं, और उससे गुज़रने के बाद यहाँ से फिर वो जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हो तो उससे गुज़रते हैं, और उसकी तस्वीर जो है हमारे पास फ़िल्म की फॉर्म में, या फिर हमारे पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो होती। इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काम करती है। आम जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसमें सिंपल लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसमें मैग्नेटिक लेंस इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं तो इसको ये एक पॉइंट पे फोकस करती है और इस अपर्चर से गुजरते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट जो हमने रखा था जिसको हमने साइज़ बड़ा करके देखना था उससे गुजरते हैं, और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक लार्ज इमेज जो हमारे पास बन जाती है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। इसकी किसी छोटी कितनी, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिफरेंस, कितना स्मॉल डिफरेंस हो तो ये उनको अलग अलग दिखा सकती है। कहता है इट्स रिजॉल्विंग पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है इज़ मच ग्रेटर दैन लाइट माइक्रोस्कोप। वो लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान फासला बहुत कम भी हो ना तो वो उनको अलग अलग करके साफ़ करके दिखा सकती है। कहता है इट कैन क्लियरली शोन ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स को बहुत साफ़ सुथरा दिखा सकती है एज स्मॉल, अगर उन दोनों के दरमियान डिफरेंस, अगर वो पॉइंट 0.2 मिली नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस हो तो ये उनको अलग अलग दिखा सकती है। यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, देखें
ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को हम अलग-अलग तभी देख सकते हैं जब इनके दरमियान से जो है वो लाइट या फिर इलेक्ट्रॉन की रेज़ गुज़रेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ना, हमें ये अलग तभी यहाँ पे एक एक हमारे पास स्क्रीन है। अगर हम लाइट गुज़ारते हैं और लाइट यहाँ से गुज़र जाती, इसका मतलब ये है कि ये और ये पॉइंट अलग-अलग हैं और इनके दरमियान डिफ़रेंस है और इतना डिफ़रेंस है कि लाइट जो है वो गुज़र सकती है। अब आप लोगों ने समझना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान डिफ़रेंस 0.2 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक है। देखें जो हमारे पास लाइट होती है ना, उसकी जो है वो वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होती है, लेकिन इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो तो है 0.2 नैनोमीटर। अब जो 400 नैनोमीटर की लाइट आएगी वो तो इसके ऊपर से ही गुजर जाएगी। जब लाइट इसके दरमियान से पास ही नहीं करेगी तो हमें ये कैसे नज़र आएगा कि ये 2 पॉइंट्स हैं। हमें ये एक ही पॉइंट की फॉर्म में नज़र आएंगे क्योंकि लाइट गुजरी नहीं। अब देखें जो ये 2 पॉइंट्स हैं और हमने यूज़ की इलेक्ट्रॉन की बीम। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो इन पॉइंट के दरमियान अगर डिफरेंस जो है वो 0.2 नैनोमीटर या फिर 1 नैनोमीटर तक हो तो वो इसके दरमियान से गुजर जाती है। जब ये इसके दरमियान से गुजर के स्क्रीन पे पड़ेगी तो ये हमें एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स नज़र आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे ऑब्जेक्ट जिसके दरमियान डिफरेंस नैनोमीटर में हो तो उनको देखने के लिए हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की बीम को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। दूसरी बात यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये लिखा हुआ है कि 1/10⁶ मिलीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ये कैसे? हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, उससे छोटा यूनिट होता है मीटर, उससे छोटा मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर और फिर नैनोमीटर। जब भी हम ऊपर से नीचे एक स्टेप को नीचे आएंगे तो हम उसको कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई शख्स आपको कहता है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, आपके पास जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है 1 किलोमीटर, कोई शख्स आपसे कहता है कि भाई इसको जो है वो आप मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो सिंपली आप जो है वो जो भी आपके पास वैल्यू है उसको 1000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू है मिलीमीटर के अंदर, आपने उसको कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में, तो आप जो है वो उसको 1000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को मिलीमीटर, मिलीमीटर को माइक्रोमीटर, एक स्टेप नीचे आने के लिए आप 10⁻³ से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, अब अगर कोई शख्स आपको कहता है कि नैनोमीटर से माइक्रोमीटर में जाएं, फॉर एग्जांपल 0.1 नैनोमीटर को आप कन्वर्ट कर दें माइक्रोमीटर के अंदर, तो आप जो है वो तकसीम करेंगे 1000 के साथ। देखिए एक स्टेप ऊपर जाने के लिए आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मिलीमीटर के अंदर आने के लिए आप 10⁻³ ये और 10⁻³ यहाँ तक आने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करेंगे। अब देखें हमारे पास जो है वो रकम दी हुई है 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर को आपने कन्वर्ट माइक्रोमीटर में नहीं करना बल्कि मिलीमीटर में करना है, तो नैनोमीटर से माइक्रोमीटर में आते हुए 10⁻³ और माइक्रोमीटर से फिर मिलीमीटर में जाते हुए 10⁻³ और 10⁻6 से आप उसको डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से आपने जाना है 10 मिलीमीटर के अंदर, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 1 को डिवाइड कर देंगे 10⁻6 से, मतलब 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ लगाएंगे और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो नैनोमीटर की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी मिलीमीटर के अंदर। बच्चों इसी तरह आपको कोई भी वैल्यू इस सिर्फ एक छोटे से पॉइंट से आप कोई भी वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिलीमीटर में आपको वैल्यू दी, आप उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 10⁻³ ये और 10⁻³ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई शख्स आप कहता है नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻³ से डिवाइड कर दो। माइक्रोमीटर से कोई कहता है मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻³ और ये 10⁻³ ये, इसको 10⁻6 से डिवाइड कर दो। इस तरह एक छोटे से पॉइंट से आप बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब देखें ये है 1 मिलीमीटर, आपने कन्वर्ट करना है 1 मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, कितना आता है। देखें मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में आते हुए 10⁻³ से आपने मल्टीप्लाई किया, ऊपर से नीचे आ रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे, और माइक्रोमीटर से नैनोमीटर में आते हुए 10⁻³ और ऐड हो गए 10⁻6 से आपने जो है वो इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 1 मीटर को मिलीमीटर में मीटर को मिलीमीटर मतलब 10⁻³ के साथ आप उसको
मल्टीप्लाई कर दें। अब जो है वो नैनोमीटर से आपने जाना मीटर में अंदर 10⁻³ ये डिवाइड 10⁻³ ये 10⁻6 होगी, और 10⁻6 से अब मीटर में जा रहे हैं 10�9 के साथ आपको जो है वो इसको एक को डिवाइड कर दें। इस तरह छोटी सी एक छोटे से पॉइंट से आप लोग कितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। ये फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है और आगे MD-CAT के अंदर भी बहुत यूज़फुल रहता है। इसको आपने इंतहाई तवज्जो के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बच्चों ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कहता है लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर व्यूइंग, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन, ये लाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन। Electron microscope cannot be used for viewing living material because of the methods needed to prepare the specimens। किसी भी आप इसके अंदर आप सेल को देख रहे हैं ना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी स्पेसिमन को देख रहे हैं, आप उसको लाइव नहीं देख सकते। लाइव देखने के लिए एक तकनीक इस्तेमाल होती है, लाइव सेल इमेजिंग तकनीक। अगर आपने उसको आप इसके अंदर यूज़ करते हैं, इसमें देखते हैं, तो उसको उसकी प्रिपरेशन कुछ इस तरह की होती है, उसको टाइम ही इतना गुजर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल को आप महीने के लिए उसकी जो है उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, उसके पास ग्लूकोज़ ही नहीं आती, तो ग्लूकोज से उसने बनानी होती ATP, उसको जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल की तो डेथ हो जाएगी। अब सेल की डेथ होगी, इस तरह इसकी प्रिपरेशन में टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, महीने लग जाते हैं कि वो सेल जो है आप उसको लाइव नहीं देख सकते, बल्कि उसकी डेथ हो जाती है। क्यों सेल ज़िंदा नहीं देखे जा सकते? क्यों, क्या वजह है कि सेल को छोटे टुकड़ों में काटना? देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है ना, इसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि अगर आप दो पॉइंट्स को अलग अलग देखना चाहते हैं तो उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में आप काटते हैं। दूसरा बच्चों, इसमें सेल जो होता है ना, उससे आप वाटर को निकाल लेते हैं। इसकी एक वजह ये है कि इसमें जो है ना, आप किसी स्पेसिमन को देखने के लिए इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसी वैक्यूम में रखते हैं, वहाँ से जो है ना पूरी की पूरी एयर होती है ना, उसको निकाल लेते हैं और वैक्यूम जनरेट करते हैं। और दूसरा, जो हमारे पास कोई भी स्पेसिमन होता है, ताकि वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की रेज़ जो हैं वो यहाँ से टकरा के गुजरें, जिसमें हम जो है देखते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आगे देखें तो इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से आ रही हैं तो वो यहाँ से टकरा के गुजरें। एक तो इसकी रीज़न ये होती है, इसको कोटिंग की जाती है। दूसरी बच्चों, ये एक रीज़न इसकी और भी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो जब आ रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जब कोटिंग की जाती है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोटिंग की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन इस कोटिंग के ज़रिए इसका एक पॉइंट आप किसी न किसी जगह पे लगा देते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टोर ना हो, बल्कि यहाँ से निकल के आगे चले जाएं, इसमें करंट ना बहना शुरू हो जाए। इस वजह से इसकी जो प्रिपरेशन में छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, पानी सेल से निकाल लिया जाता है, कोटिंग की जाती है, वैक्यूम जनरेट किया जाता है। इस वजह से सेल की जो है वो डेथ हो जाती है और इसमें कई महीने लग जाते हैं। उसके बाद बच्चों, आप लोगों की बुक के अंदर एक डिफरेंस दिया हुआ है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान। इसमें 5 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट, लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है, क्योंकि ये बहुत ही एक बहुत ही अथेंटिक से पॉइंट्स हैं। इनको वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है और वो जो है वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। अगर आप लोगों को लॉन्ग आंसर आता है तो आप लोगों ने इस तरह बहुत ही प्यारा बना के इसकी सबसे पहले फ़ीचर लिखना है और उस फीचर की बुनियाद पे आपने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंस बनाते जाना है। पहला, इल्यूमिनेटिंग सोर्स। देखें, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है ना, वो लाइट को यूज़ करती है। यूज़ लाइट अप्रॉक्सीमेटली, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। कहता है एज एन इल्यूमिनेटिंग सोर्स। इसमें किसी जो हमारे पास जिस भी हमने ऑब्जेक्ट को देखना होता है, उसको देखने के लिए, चमकाने के लिए यूज़ होती है लाइट। और जो है यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम अप्रॉक्सीमेटली 1 नैनोमीटर एज एन इल्यूमिनेटिंग सोर्स। इसमें हम जो है वो देखें, जो लाइट होती है ना, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इस तरह इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वो होती है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी वेवलेंथ ही बहुत कम होती है। देखें, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है इस तरह, और जो है वो ये इसकी 1 नैनोमीटर तक होती है। अब बच्चों, आप लोगों के लिए एक और जो है वो आप लोगों ने इस नैनोमीटर को कन्वर्ट कर करके कमेंट करने हैं। मैं देखूंगा कि आप लोगों को जो हमने पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया उसकी समझ आई है। आपने इस नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में, इस नैनोमीटर को मीटर के अंदर, और इस नैनोमीटर को आपने मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करके नीचे कमेंट करने हैं इस वीडियो के नीचे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वो यूज़ मैग्नीफिकेशन के फीचर की बेस पे हम इसको अलग करते हैं। कहता है लोअर मैग्नीफिकेशन, ये किसी पॉइंट को, एक छोटे पॉइंट को यूजली 500 से लेके 1500x तक जो है इसको बड़ा कर सकती। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज़ 1 माइक्रोमीटर है ना,
तो ये इसको 1500 माइक्रोमीटर तक बड़ा करके दिखा सकती है। इतने गुना 500 गुना या 1500 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती है। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, इसकी हायर मैग्नीफिकेशन, इसकी जो है हमारे पास हायर मैग्नीफिकेशन होती है। और ये जो है अगर हम इसको डायरेक्ट देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर तो ये 16,000 गुना, और अगर हम इसको फोटोग्राफिक फ़िल्म की फॉर्म में देख रहे हैं तो ये उसको 1 मिलियन टाइम, मतलब 10 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकती है। अगर एक नैनोमीटर की कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो उसको ये 10 लाख नैनोमीटर तक बड़ा करके दिखा सकती है। ये इसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है। तीसरी बच्चों इसमें यूज़ हुई है रेजोल्यूशन। उसके बाद बच्चों रेजोल्यूशन कहता है लो रेजोल्यूशन में भी 0.2 माइक्रोमीटर। देखें 0.2 माइक्रोमीटर अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस हो तो ये इनको अलग अलग दिखा सकती है, बोथ लाइव एंड डेड स्पेसिमेन। ज़्यादातर तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी चीज़ें हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी डेड ही नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप सेल को फौरी निकालने के बाद लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ग्लूकोज तो स्टोर होती है ना, वहाँ से ATP और साइकिल जो है थोड़ी देर के लिए चलते रहते हैं। और ये 0.2 माइक्रोमीटर, सॉरी इसको हमने माइक्रोमीटर 0.2 माइक्रोमीटर तक हमें दिखा सकती है। अब कोई आपसे ये MCQ आ सकता है, फॉर एग्जांपल वो कहे कि इसको जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर है ना, तो माइक्रोमीटर से नीचे कौन सा होता है, नैनोमीटर। अगर आप इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो 0.2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। माइक्रोमीटर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और माइक्रोमीटर से फौरी नीचे नैनोमीटर है तो ये 1000 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है। इसकी जगह पे 1 और ये 0, ये इसके साथ कट गया। देखें अब ये 200 100 को जब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर अगर दो पॉइंट के दरमियान डिफरेंस हो तो लाइट माइक्रोस्कोप उसको अलग अलग दिखा सकती है। इसकी हाई रेजोल्यूशन होती है, ये 0.2 नैनोमीटर तक होती है, मतलब उससे भी ज़्यादा स्मॉल डिफरेंस हो तो वो दिखा। इसकी वजह हमने ऊपर देखी है कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो गुजर नहीं सकते। कहता ओनली डेड, इसमें डेड और ड्राइड खुश्क जो हमारे पास सेल्स ही इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बच्चों स्पेसिमन टाइप, कहता है स्पेसिमन प्रिपरेशन टेक प्लेस, मतलब 1 आवर लगता है इसमें स्पेसिमन को जिसको हमने देखना होता है। इसमें सेवरल डेज, बहुत सारे दिन लग जाते हैं। उसके बाद आगे इमेज वीविंग, इसमें तस्वीर कैसे नज़र आती, कहता है द इमेज इज़ सीन थ्रो द अकुलर लेंस। इसमें जो हमारी आइज़ के करीब लेंस होता है ना उसको अकुलर लेंस। देखें ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप में ना लेंस इस्तेमाल होते हैं, तो एक होता है अकुलर लेंस जो हमारी आँख के करीब होता है, और जो दूसरी तरफ होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस लेंस के हम डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिमन पड़ा है ना तो इससे डायरेक्ट देख सकते हैं। दूसरा कहता है द इमेज इज़ रिसीव्ड ऑन अ जिंक सल्फेट फ्लोटिंग स्क्रीन। तो बच्चों आगे हम देखेंगे कि स्क्रीन किस तरह होती है, और जिंक सल्फेट की कि ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये पेपर में आ सकता है। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट करते जाना कि कौन सा MCQs है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट है। और जो है वो आप लोग अगर इस तरह की चीज़ें जो अपने बुक के ऊपर, अपने जो नोट्स के ऊपर नोट करते जाते हैं तो ये आप लोगों को बहुत आगे जाके काम आएंगी। तो ये बच्चों आज का लेक्चर था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसके आप लोगों ने इसको समझना है। स्पेशली जो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि क्यों जो है वो रेजोल्यूशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप की कम होती है और दूसरे की ज़्यादा होती है, मतलब इसमें माइक्रोमीटर में और उसकी नैनोमीटर में क्यों होती है। इसकी वजह मैंने आप लोगों को बता दी है कि लाइट की जो है वो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वो जो है वो उन पॉइंट्स के दरमियान से नहीं गुजर सकती, और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई। दूसरी आप लोगों ने जो कैलकुलेशंस हमने डिस्कस किए हैं उनको बड़ी तवज्जो के साथ आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने माइक्रोमीटर को जो है वो नैनोमीटर के अंदर, मिलीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर माइक्रोमीटर को जितनी भी कैलकुलेशन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप लोग उसको जो है वो तकसीम करते। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना, अगर एक स्टेप नीचे आ रहे हैं तो 1000 के साथ, 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं तो उसको जो है वो 10⁻⁶ के साथ, अगर 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं तो 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर जा रहे हैं तो नैनोमीटर से माइक्रोमीटर में जाते हुए 10⁻3, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में, मिलीमीटर से मीटर में, मिलीमीटर से किलोमीटर में। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप लोगों ने नोट करना है और अपने जो है वो रजिस्टर के ऊपर लिखनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, उसकी टाइप्स को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने डिस्कस कर लिया, इसकी 2 टाइप्स होती हैं और वो बहुत ही वो भी इंटरेस्टिंग हैं।
शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और जो है वो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सब स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। और अगर आप लोग साथ साथ ये चीज़ें कवर करते जाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर को छोड़ के आगे जो आप लोगों का MD कैट का एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत 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 फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ें होती हैं जो FSC में हम पढ़ते हैं, उसकी बुक के पॉइंट्स होते हैं और हम इस लेक्चर में एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं और ये पॉइंट्स ही आप लोगों को आगे MD कैट के अंदर आएंगे। तो इसको आप लोगों ने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।